जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के उन टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप लोग इन 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, नरम तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? वृक्ष, झाड़ी, प्रतान या फिर शाख? तो साथियों ध्यान रखना, नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है शाख। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पौधे कहीं भी उग जाते हैं और इनका जो तना होता है नरम होता है, हरा और प्रकाश संश्लेषी होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कौन सा भारतीय राज्य चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो ध्यान रखना, जो कर्नाटक है यह चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। आंसर जरा सोच समझ कर दीजिएगा। क्या है भैया? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर रमेश मल्होत्रा? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इन्होंने अपनी यात्रा कब की थी? 3 अप्रैल 1984 को। और यदि आपसे पूछा जाए भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली, तो बता दीजिएगा कल्पना चावला। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन? तो देखिए साथियों, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना, दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम लेम्यूमेनिसेरम पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। कहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के घटक कौन कौन से हैं? मानव भी है, वायुमंडल भी है और जलमंडल भी है। लेकिन जो सौरमंडल दिया है तो भैया ये घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना? तो देखिए साथियों, प्राथमिक सामाजिकरण क्या है भैया? ये परिवार से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण है। और ध्यान रखना, जो सामाजिकरण है इसकी जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में ठीक नहीं है? जूट से रेशमी वस्त्र, गन्ना से चीनी? हाँ भैया, गन्ना से चीनी बिल्कुल सही है। अभ्रक से विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कपास से सूती वस्त्र, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन ए में क्या था? जूट से रेशमी वस्त्र। भैया जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनाए जाते, बल्कि जो रेशमी वस्त्र हैं यह रेशम से बनाया जाता है। और रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम भैया हमें रेशम कीटों के से प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? तो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण होता है वर्ष भर गर्मी रहना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा
ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है भाई। और यदि आपको हमारा चैनल क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी वीडियो मिलते रहें। कहा गया है इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। देखिए, जल का विनाश, भैया ये तो समस्या है कि जल का दुरुपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा। वनों की कटाई, ये भी भैया एक समस्या है पर्यावरण की। भूमि का अपरदन हो रहा है, भैया ये भी समस्या है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, जल का संरक्षण। भैया जल का संरक्षण एक समस्या नहीं है, बल्कि ये क्या है भैया, ये तो अच्छी बात है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। जल का संरक्षण मतलब यह एक समस्या नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा है पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं वहां के बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है। डर्मेटाइटिस, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर नपुंसकता। देखिए, यहाँ पश्चिमी देश जहाँ पर बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त हो रहा है। हम सभी जानते हैं सूर्य से हमें क्या है, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है ना। और जिनको सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होगा मतलब उनमें क्या है, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा भैया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या है, वहाँ के बच्चों को रिकेट्स नामक रोग हो सकता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, कम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है जीवों का वह समूह है जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। जैवमंडल, समुदाय, प्रजातियां या फिर जीव समुदाय। ध्यान रखना साथियों, जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है वह है क्या कहलाता है, प्रजातियां कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा भैया ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जीव जनन के द्वारा अपने आनुवांशिक लक्ष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है। यदि आपको अपनी क्लास में पौधों के विभिन्न भागों का शिक्षण देना है बच्चों को तो क्या आवश्यक है इसके लिए, पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर पौधे का चित्र। तो देखिए भैया, सबसे अच्छा इसमें से क्या है, पौधे का अवलोकन आवश्यक है बच्चों के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, छात्रों को पौधों से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान आसानी से होगा यदि छात्रों को पौधों का अवलोकन कराया जाए तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है। हैजा, चेचक, ट्यूबर क्यूलोसिस या फिर मलेरिया। तो भैया हम सभी जानते हैं जो रोनाल्ड रॉस हैं इन्होंने क्या है, मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अतः हम कह सकते हैं रोनाल्ड रॉस का संबंध है मलेरिया से है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। देवी अहिल्याबाई होलकर, राजा भोज, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, देवी अहिल्याबाई होलकर। और आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना ये हवाई अड्डा भैया है कहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या फिर उभय दिशीय। देखिए खाद्य श्रृंखला तो हम सभी जानते हैं, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है साथियों वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ प्रश्न क्रमांक 17 पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है या तो आप लोग कमेंट करते जाएं आंसर या कॉपी में नोट करते जाएं, फिर आप जरूर बताएं आप हमें
कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। कहा गया है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, चावल, गन्ना, गेहूं या फिर मक्का। देखिए साथियों, खरीफ की फसलें क्या होती हैं। वह फसलें साथियों जो जून जुलाई में बोई जाती हैं उनको कहा जाता है खरीफ की फसलें। जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया। ये क्या है भैया, खरीफ की फसलें हैं। और दूसरी होती हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें क्या है, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं। जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, खरीफ की फसल नहीं है। तो भैया चावल, गन्ना और मक्का ये तो भैया खरीफ की फसल है। लेकिन जो गेहूं दिया है, गेहूं भैया खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। गेहूं भैया रबी की फसल है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 है। क्या कहा गया भाई यहाँ पर ये कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। बताना है कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। देखिए पहले में क्या है, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये तो भैया सही है। पर्यावरण को खोजने या जानने के अवसर प्रदान करना सही है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद करना। भैया कभी भी सिद्धांत हो चाहे कुछ भी हो, रटने की बात तो होती ही नहीं है। मतलब क्या है, यह उद्देश्य नहीं है हमारा। तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बहुटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, केओटी जलप्रपात या फिर रजत जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, जो रीवा में बना है बीहड़ नदी के ऊपर। और यदि पूछा जाए ऊंचाई किसकी है, कितनी है इसकी, तो भैया इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20। क्या है भैया यहाँ पर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान खालिस्तान में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर ग्वालियर। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है, भोपाल में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 20 प्रश्न इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको आसान भाषा में व्याख्या से समझा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितना स्कोर किया है, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।